ओके जी। मैं अभी कल जो हमने सवाल किया था क्वेश्चन 8, उसके कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं या रिवाइज करते हैं दोबारा। फिलहाल आप मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में बता दें, कोई मसला तो नहीं आया था? अच्छा, वो हजरात हाथ खड़ा करें जिनका क्वेश्चन 11 पहली ट्राई में टैली हो गया था। अच्छा, ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। क्वेश्चन 11 पहली ट्राई में टैली हो गया था। कितना टाइम लगा? 27। सीरियसली? 27 मिनट? नहीं यार, 27 मिनट्स, 50 to 55 मिनट्स जी। 35 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट्स, 30 मिनट, कितने? 35 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट। अच्छा, आप क्या करते हो? वर्किंग्स वगैरह 1 2 3 4 के अलावा करते हो? पूरी मतलब नहीं लिखते ना वर्किंग्स, पूरी नहीं करते, उसी के अंदर कर देते हो। S to P, P to S, उसी में गेन लॉस निकाल देते हो। आप क्या करते हो? सारा नीट करके करते हो। आप सारा गंदा करके करते हो? गंदा करके करते हो यार। अच्छा, एक फर्क ये हो गया, लेकिन नीट और गंदा करने में कोई 20 मिनट का फर्क नहीं होना चाहिए। नीट और गंदे में 1-2 मिनट का फर्क होना चाहिए। पी एंड एल और बैलेंस शीट दोनों इकट्ठे शुरू कर देते हो, ये थोड़ी सी रिस्की अप्रोच है। मेरे ख्याल से बैलेंस शीट अगर आप पहले बना लें तो पी एंड एल में 5 से 6 मिनट लगते हैं, मेरा ये तजर्बा है। ठीक है, चलो, तो आपको टाइम ज्यादा लग गया, इसको कम लगा ना, ये मसला है। आप 35 मिनट वाले हो। आप बताओ, आप क्या करते हो? क्या? अच्छा, तो वर्किंग 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा वर्किंग्स खोलते हो या अंदर ही बीच में फिट करते रहते हो? जैसे जैसे जवाब आते हैं वैसे वैसे पोस्टिंग करते रहते हो। ठीक है, तो बैठ जाए भाई। अब एक ही बाग में डिफरेंट किस्म के फूल आपके सामने खड़े हुए थे। कुछ फूल में कई रंग था, कुछ फूलों में कोई रंग था, लेकिन टाइम को कम करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि फूलों के साथ फिर कांटे भी होते हैं, तो टाइम को कम करने की कोशिश। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं था, डिस्कशन वाली बात तो नहीं थी। अच्छा, ये सवाल अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन की जूम मीटिंग में कि किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है और किन की एडवांस सेलिंग में जाती है। तो अगर पेपर में लिखा हो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री फर्नीचर, फैक्ट्री प्लांट, फैक्ट्री मशीनरी, तो कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। अगर पेपर में प्लांट या इक्विपमेंट का लफ्ज आ जाए और इसके साथ फैक्ट्री ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट प्लांट या इक्विपमेंट फैक्ट्री में ही यूज होते हैं, तो इनकी भी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। इसके अलावा अगर पेपर में आ जाए बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इस तरह के लफ्ज आ जाएं तो उनको एडमिन सेलिंग में डाला जाता है। एडमिन सेलिंग का इकट्ठा नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अच्छा, एक तो कल वाली डिस्कशन हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 निकालें, कंसोलिडेशन वाला, इसी सफ़े इसी में पेज नंबर 664 से पीछे आए।
क्वेश्चन नंबर 20 किधर है? 650। अच्छा यार, ये सफ़ा ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो सफ़ा है, आपके पास जो टूल्स हो ना बुक में, यानी जो मेन चीज़ें हों, उनको ज़रा हाथ में रखा करें। पेज 650 वेरी इंपॉर्टेंट पेज नंबर 650 इंपॉर्टेंट है। इसमें असल में बात यह हुई है, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लेना, थोड़े से शेयर ले लेना, थोड़े से डिबेंचर ले लेना। अगर अच्छा परफॉर्म करे सब्सिडरी तो पैसे ले लेना, अच्छा ना परफॉर्म करे ना पैसे लेना, या कम पैसे लेना ज़्यादा पैसे लेना। ये सारी डिस्कशन हुई है। कोई बंदा मुझे ये बता सकता है इस पेज की जनरल एंट्रीज बुक में कहाँ लिखी हुई है? पेज 650 पे कोई पेज नंबर 28, 20, 25 था, कोई पेज नंबर 20। ये फरमा रहे हैं पेज नंबर 20 के ऊपर 27, पेज नंबर 27 पे ये फरमा रहे हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज भी लिखी हुई हैं। तो ये ना जिस तरह आप हैंड रिटन पेजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसी तरह आप इंपॉर्टेंस दें पेज नंबर 27 को। और मेरी एक फीलिंग है कि हर अटेम्प्ट में दो एडजस्टमेंट्स यहां से आ रही हैं। हर अटेम्प्ट में दो एडजस्टमेंट्स यहां से आ रही हैं। जो 7 एडजस्टमेंट्स आपके सामने लिखी हुई है ना, इनमें से कम 2 एडजस्टमेंट्स हर अटेम्प्ट में वो टेस्ट, कभी पैसे दे रहा है, कभी शेयर दे रहा है, कभी बिल्डिंग दे रहा है अपनी, कभी डिवेंचर दे रहा है, कभी पैसे देने का वादा कर रहा है। तो ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया ये पेज हमारा, अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ सवालों को लिंक किया हुआ है, क्वेश्चन 17, 18 सब लिंक किया हुआ है। तो एक तो पेज 27 हो गया, और दूसरा हमारे पास टूल अवेलेबल है पेज नंबर, हाँ, यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब इसका एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20, जो कल के सवाल में हमने कर लिया है। आज जरा उसको तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। P acquired 10,000 P acquired 10,000 शेयर्स ऑफ S। सऊदी किंग ब्रीफ केस में कितने शेयर लाया होगा सब्सिडरी के? 10,000। P agreed to give, या gave, या issued, ये agreed only। P agreed to give its 4 shares for every 5 shares of S। अच्छा जी, इसमें अब आप मुझे बता दें हम क्या करते होते थे। अल्लाह करे वो वर्किंग कहीं मिल जाए। हम क्या करते होते थे, इस तरह कुछ हम करते थे, इस तरह करते थे कुछ। इस सवाल से देख के बताएं, P bought 10,000 shares of S। P will issue या agreed to issue? शेयर दे दिए या शेयर देने का वादा किया है? P agreed to issue its own shares। जी, कितने के बदले कितने? बोलें 5 के बदले 4। अच्छा, नीचे मैंने क्या कहा था, किसके शेयर रखने हैं? सब्सिडरी के, छोटा है वो, इसके सब्सिडरी के नीचे, और ऊपर पेरेंट के। जी, 10,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4। जी, क्या जवाब आ गया? 8,000 शेयर किसने किसको देने हैं? जी, एक्सेलेंट। पेरेंट ने सऊदी किंग को देने हैं। दे दिए या देगा? तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करूं और ये एंट्री करूं जो पहले हम करते थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, या इन्वेस्टमेंट डेबिट करके परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल। अब जब आपने शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल अलग करना ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अब आप क्या कर लेंगे? डायरेक्ट एंट्री किससे कर लेंगे? 8,000 शेयर्स। लेकिन मुझे बताएं एक्विजिशन डेट पे कितने का शेयर है? 14 का। कितना हो गया? 112,000। नोट कर लेंगे। इसमें एक और चीज आगे दी हुई है, वो मैं फिर बाद में बताता हूं। ये कौन से पेज पे आप नोट करेंगे? उसी पेज पे बेशक नोट कर लें। कौन सा पेज चल रहा है? 650। तो यार अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना किया करें, 10
पेपर में बस ये करना होगा 10/5 × 4। पेपर में अंग्रेजियां नहीं लिखने बैठ जाना। ओके P acquired shares of S on यकम जनवरी 15। P agreed to give on यकम जनवरी 19। कितने साल बाद? 4 साल बाद। इट्स 4 shares for every 5 shares of S। P के शेयर प्राइस है एक्विजिशन डेट पे कितनी? 14। दो 2015, 16, 17, 18। भाईजान ये यकम जनवरी 19 है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ये क्या डेट है बोले? यकम जनवरी 19। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इस दिन पी का शेयर कितने के बाजार में? 14 रुपए का। हमने एंट्री किससे की है? 14 रुपए से। नजर आ रहा है 14 रुपए। इस दिन शेयर कितने का हो गया ईयर एंड पे? 15 रुपए का हो गया। मे बी इस दिन शेयर 19 रुपए का हो जाए। ऐसी बात कर रहा हूं, जिस दिन शेयर इशू करना हो उस दिन कितने का हो जाए? 19 का हो जाए। भाई ये एंट्री करके ना आपने अपने हाल पे छोड़ देनी है। इस एंट्री को ईयर एंड पे दोबारा छेड़ना नहीं है। इस एंट्री को ईयर एंड पे दोबारा छेड़ना नहीं है। ये अल्लाह आपका भला करे। ये पहले आप ये लिख लेना, इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद छेड़ना नहीं है। इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद प्राइस चेंज होने की वजह से छेड़ना नहीं है। लिखें, इस एंट्री को एक्विजिशन डेट के बाद प्राइस चेंज होने की वजह से छेड़ना नहीं है। लिख लिया? अच्छा, ये मैं आपको ज़रा इंग्लिश में दिखाने लगा हूं, जो आई कैप की बुक के अंदर जो है वो बात लिखी हुई है। ये एक फिक्रा मैं आपको पढ़वाने लगा हूं आई कैप की बुक से। द शेयर प्राइस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 14 रुपए। इज यूज्ड नॉट दैट एट द डेट ऑफ इशू, बल्कि एक्विजिशन डेट की यूज की जाएगी, नॉट दैट एट द डेट ऑफ इशू वाली डेट की यूज नहीं की जाएगी। किस दिन की यूज की जाएगी? बिकॉज IFRS 3 स्पेसिफिकली मेंशन दैट इन केस शेयर्स आर इशूड as a part of purchase consideration, such shares are valued at market value at the बस एक्विजिशन डेट वाली मार्केट वैल्यू लेनी है, बाद वाली मार्केट वैल्यूज को आपने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। तो पेपर में दिया करेगा मार्केट वैल्यूज बाद वाली डेट की, ताकि आप दोबारा कुछ इस एंट्री को छेड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये एंट्री ऐसी एंट्री है जिसको करके आपने अपने हाल पे छोड़ देने, बाद में शेयर प्राइस से कोई चेंज नहीं लानी। बहरहाल इसमें अकाउंटेंट्स की डिफरेंट राय आई होंगी, लेकिन IFRS 3 ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि शेयर देने का जो वादा है ना, इसको बस 14 रुपए पे ही रखना और बाद में आपने कभी छेड़ना नहीं है। डन? अब आप मुझे बता दें ये किस दिन एंट्री हुई? यकम जनवरी 15। अगर ये एंट्री हो गई यकम जनवरी 15 को, तो यकम जनवरी 15 को ये एंट्री हो गई। यकम जनवरी 16 को कोई एंट्री
एक्सेलेंट। यकम जनवरी 16 ना पड़े ना, 31 12 15 कर लेते हैं। 31 12 15 को कोई एंट्री, 31 12 16 को नहीं होगी। सिमिलरली 31 12 17 को, क्योंकि आपने एंट्री को अपने हाल पे छोड़ देना है। 31 12 18 को कोई एंट्री नहीं होगी। 31 12 18 को कोई, यकम जनवरी 19 को एक एंट्री होगी। यकम जनवरी 19 को एक एंट्री होगी, वो जरा हिम्मत करके कोई मुझे बता दे। यकम जनवरी 19 को जब शेयर इशू किए जाएंगे, जब शेयर इशू किए जाएंगे, बोलें। परचेज कंसिडरेशन पेबल डेबिट 1,12,000 और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब 14 रुपए कोई बेस बनाना है, 14 रुपए कोई बेस बनाना है, लेकिन इसमें 10 रुपए कहां डाल दें? 8,000 ज़रब 10 80,000 और 8,000 ज़रब 4 कितना? 32,000। चलें जी नोट कर लें। ना 15 को की एंट्री ना 16 को, पेपर में देगा परेशान करने के लिए। डेट्स, डिफरेंट डेट्स की मार्केट प्राइसेस देगा। सिर्फ किस डेट की मार्केट प्राइस देखनी है? एक्विजिशन डेट की। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन है क्या? शेयर देने का वादा। तस्वीर लेनी है तो ठहरो, अब ले लो। ओके चलें जी, इट्स ओवर। ये हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट था, वो रहता था। तो ये मैंने 19 रुपए से अपनी तरफ से लिखी है। ये डेट ऑफ इशू के ऊपर है, ये डेट ऑफ इशू के ऊपर है, ये एक्विजिशन डेट के ऊपर है, ये ईयर एंड के ऊपर है। तो हमने सिर्फ किस डेट की लेनी है? अच्छा, अगर पेपर में 1 महीने बाद शेयर इशू करा दे, 1 महीने बाद शेयर इशू करा दे और 15 रुपए का हो तो भी एक्विजिशन डेट की लेनी। ओके, अब हमारे कल वाले सवाल की तरफ वापस आ जाए जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाइट बोर्ड पे किया था। क्वेश्चन नंबर 8 जी मोहतरम, इसमें जो सवाल में दुखती रगें थी ना, दुखती रगें, उनको मैं रिवाइज करवाने लगा हूं। पहली दुखती रग, सल्ली से इसको पढ़ें। 1 मिलियन शेयर्स पेरेंट के ले लो, जैसे भी 8,000 थे। 1 मिलियन शेयर पेरेंट के ले लो। द परचेज कंसिडरेशन वॉज मेड अप ऑफ, 1 मिलियन शेयर पेरेंट के ले लो। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पीस शेयर वर बीइंग ट्रेडेड एट ₹5 पर शेयर। ये कौन सी डेट की फेयर वैल्यू होगी? एक्विजिशन डेट की। बट द प्राइस हैज राइजन टू ₹6 बाय द टाइम शेयर वर इशूड, इन अगले साल का पहला दिन। पेपर में कैसे इल्हाम होगा ये शेयर इशू नहीं कर दिए, इशू करने वाले हैं। ये देखें, एक मजे की बात लिखी हुई है। वैसे तो उसे अंग्रेजी पता क्या लिखनी चाहिए थी? द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज ऑफ 1 मिलियन शेयर्स इन पीएल टू बी इशूड, ये अंग्रेजी होनी चाहिए थी। लेकिन टू बी इशूड उसने लिखा नहीं, लेकिन उसने एक लाइन जरूर आ गया, क्या? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इसका शेयर 5 रुपए का था, लेकिन ये 6 रुपए का हो गया बाय द टाइम इट वर इशूड। व्हाट डज इट मीन कि अगर ये अगले साल के पहले दिन इशू हो रहे हैं तो इट आर नॉट इशूड ओवर ईयर। इफ दीज आर नॉट इशूड ओवर ईयर, तो अब ये क्या सिनेरियो है? थोड़े से शेयर ले लो या ले लेना? ले लेना में हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिर्फ एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू देखनी है, बाकी सारी इग्नोर करनी है। ठीक है, अब आप मुझे बता दें इस साल क्या एंट्री होगी इस 5 रुपए की? 1 मिलियन जरा 5 करेंगे ना,
8,000 ज़रब 14 किया था ना, तो 8,014 की है, 8,000 की जगह लिखेंगे 1 मिलियन शेयर्स और 5 रुपए इधर लिख देंगे, 1 मिलियन ज़रब 5। ये कल एंट्री की थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, और ये नॉन करंट लायबिलिटीज में शो नहीं करना क्योंकि इसने फ्यूचर में किस में बदलना है, इक्विटी में, तो फिर इसलिए इसको कहां शो करना है, इक्विटी के अंदर। एक ये एंट्री थी। अगली दुख थी रख थी ये, एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये वाला, तो इसको आप पी एंड एल के एंगल से सोचें। याद रखिएगा जब कभी सब्सिडरी की ट्रांजैक्शंस पोस्ट करनी होती है ना, तो पी एंड एल के एंगल से चीज दो दफा सोचनी पड़ती है, एक पी एंड एल के मुंह के एतबार से और एक वर्किंग 5 के एतबार से। पहली बात, क्या ये पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर है या सब्सिडरी की, तो खर्चे बढ़ाने हैं तो एडमिन एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर दीजिएगा, पहली बात ये होगी। दूसरा, क्या ये एसआरई टाइप चीज है या सीआरई टाइप चीज है, तो एवरी एसआरई टाइप चीज एक्सेप्ट डिविडेंड will hit the, so that's why we will hit working 5, और खर्चे बढ़ाने से एस प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए एस प्रॉफिट में इसको शो करेंगे। अच्छा जी, अगली अब हमारी डिस्कशन रह गई थी पॉइंट ई की, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से। तो एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड का जो बांटना है, गुड यार, एक्सेलेंट, व्हाइट वाला भी निकालो। एक बार याद रखिएगा, जो डिविडेंड का बांटना है वो आपने वर्किंग 6 के एतबार से सोचना होता है, लेकिन मिलना पी एंड एल के एतबार से सोचना होता है। मिलना किसके एतबार से सोचना होता है, पी एंड एल के एतबार से। डन हो गया। तो पेरेंट ने कितना डिविडेंड बांटा, नहीं मुझे बता दें कितना है, 1,000 रुपया, 220। ये शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के आपने मुझे बताया, अच्छा ये शेयर कैपिटल है 100 और 11। अच्छा जी, ये 100 रुपया कौन सा सफा है, लाल। ये बांटना हमने नहीं सोचना पी एंड एल के एंगल से, इसी तरह ये बांटना भी हमने पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना, इसी तरह ये बांटना भी हमने पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना। ये बांटना सोचने वर्किंग 6 के एंगल से, तो वर्किंग 6 में अल्लाह का शुक्र है ये पेड थे इसलिए रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट थे, तो इन तीनों को फुल अमाउंट से हमने शो कर दिया था वर्किंग 6 में। अब पी का किसको मिलना है उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि पी के ओनर बाबा रशीद वगैरह, उनकी टेंशन नहीं है हमें, तो ये तो साइड पर रखें, इसकी तो टेंशन नहीं है। अब एस ने जब बांटेगा 40, तो क्या हमें 40 मिलेगा जो हम अदर इनकम में डालेंगे, या 40 का 80% मिलेगा? तो 40 का जो 80% मुझे मिला है वो मैंने अपनी अदर इनकम में डाला है, उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह डाल चुके हो तो डिविडेंड तो निकाल दो। तो सारी चीजें जब डाल चुके हो तो डिविडेंड निकाल दें। एक ये चीज निकालनी थी, ये कितनी निकालनी थी, 40 का कितने परसेंट, 80%, कितना 32। और इसके बाद एसोसिएट ने अपने सारे ओनर्स को कितना बांटा, 11, उसमें से मुझे कितना मिला, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिला, कितने परसेंट, सिर्फ ये मिला हुआ मैंने कहां डाल दिया होगा, पी एंड एल के मुंह पे, तो इसमें मुझे कितना मिला होगा, 2. ये हमने निकालना है या डालना है, निकालना है, अदर इनकम में से निकालना है, क्योंकि इसकी जगह, एक्सेलेंट, इसकी जगह ए प्रॉफिट डाल चुके हैं हम पीबीटी के ऊपर, तो ये 32 और 2.75 की एडजस्टमेंट है, ये 32 और 2.75 वाली, ये नीचे फुट के तौर पे पेपर में निकाला हुआ है, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड एंड पी शेयर ऑफ ए डिविडेंड। ओके, अब मोहतरम आप आ जाएं उधर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जरा इधर ही कहीं क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 10। जी अच्छा,
एंटिटी पी एक्वायर्ड 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एंटिटी ए, तो ए क्या बन गई? एसोसिएट ड्यूरिंग ईयर 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 147। आपने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है। अच्छा, बैलेंस शीट में आपको लाइन जाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से, और P&L में पीबीटी के ऊपर लाइन जाती है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। आई एज्यूम कि आपने 4 सवाल किए हुए हैं। एक सवाल मैंने क्लास में कराया था परसों, फिर होमवर्क दिया था, एक सवाल कल क्लास में कराया और होमवर्क दिया है। 4 सवाल आप P&L के कर चुके हैं, उसके बाद मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, बताएं जी। ये 147 को मैं कहां डालूं? वर्किंग 7 में। वर्किंग 7 में किस नाम से? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट 147। आगे बढ़े। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए कहां से आ गई यार? एसोसिएट में एनसीए नहीं आती। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए वाज 3.5 लाख, ये ईयर 1 है, ईयर 1 है। एट 31 दिसंबर 5 द नेट एसेट्स वर 6 लाख। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का जो टोटल होता है उसको कहते हैं, बोले बोले बोले, नेट एसेट्स। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। शेयर कैपिटल रिटेनिंग के टोटल को कहते हैं नेट एसेट्स। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज 350 एट ईयर 1। डन। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट ईयर 5 वाज, तो 350 वाला गोश्त बढ़ के 600 का हो गया। शेयर कैपिटल को बराबर ही अज्यूम करेंगे। 100 रुपए अज्यूम कर लें, 100 रुपए अज्यूम कर लें। मुझे तो क्लोजिंग आ रही भी अल्लाह का शुक्र है मिल रही है, मुझे प्री भी मिलने लगी है। आप परेशान हो रहे हैं पता नहीं क्या दिया हुआ है। मुझे क्लोजिंग आ रही भी थोड़ी देर में मिल जाएगी और प्री वाली भी मिल जाएगी। और क्लोजिंग और प्री करके मैंने अपनी गेम डाल लेनी है, वो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि शेयर कैपिटल को 0-0 ले लूं पेपर में, या 100-100 ले लूं, 200-200 ले लें? नहीं यार, ऐसे ज्यादा अजम्पशंस की तरफ ना जाया करें। अजीब बात है वैसे, शेयर कैपिटल 0-0 होना नहीं चाहिए बिजनेस में, लेकिन अब क्या करें, कुछ भी कर लें, बराबर अज्यूम कीजिएगा। तो आप बता दें बैलेंसिंग आ रही कितनी आ गई? 350, 600। व्हाट इज दिस? क्लोजिंग आ रही, ये बैलेंसिंग आई है। सवाल में हमें नेट एसेट्स दिए हुए थे। व्हाट इज दिस? क्लोजिंग आ रही। व्हाट इज दिस? प्री। प्री ओपनिंग नहीं, ओपनिंग होती है ये वाली। इस सवाल के अंदर ओपनिंग होगी ये वाली, तो ओपनिंग तो हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग और प्री। और वर्किंग 7 ने कैसे चलना होता है? फॉर द ईयर या क्लोजिंग माइनस प्री। वर्किंग 7 तो बैलेंस शीट टाइप चीज है ना, क्लोजिंग माइनस प्री। करवाएं जी क्लोजिंग माइनस प्री। इधर मैं क्या लिखूं? पोस्ट क्लोजिंग माइनस प्री। क्लोजिंग बोलें, प्री 350 इंटू 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 30%, 75। कैरी डाउन, 222। नोट कर लो। हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन असल में ना एसोसिएट के केस में रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे सिलेबस में नहीं है। बैलेंसिंग जरूर लिखने आरी के साथ, बिकॉज आरी वाज नॉट गिवन इन पेपर। जितना भी शेयर कैपिटल ले लें, डिफरेंस वही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। शेयर कैपिटल 100 लें, 100 लें, और उठ लें, जो मर्जी लें। आसिम शकूर आज दरमियान में बैठे हो, हाथ खड़ा करो। अच्छा नहीं, कोने में ही बैठे हो।
मुझे थोड़ा सा क्लास मिसमैच सा लग रहा था कि इधर वाला बंदा इधर बैठा उधर वाला। जो आपकी जगह होती है वहीं बैठा करें, ज़रा अच्छा लगता है क्लास में। ये मैं वैसे कल घर में सोच रहा था आप दोनों के बारे में, आप जो लास्ट में बैठे हुए हैं, किसी दिन आगे आके यार ज़रा देखो, आप दोनों जो आखिर में बैठे हो फिजिकल क्लास में, किसी दिन आगे आके देखो ज़रा, ठीक है? ओके, ये तंग कर रहा है, इसको इतना फ्री क्यों किया हुआ तुमने? अच्छा जी, आगे पढ़े भाईजान। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। इन द ईयर टू 31 दिसंबर 5 द पेट वॉज 80। इसको कहां डालूं? ये है ना 80 टाइप की चीज, लेकिन वर्किंग 6 की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग 6 तो क्लोजिंग माइनस प्री प्रूव के चक्कर में होती थी, क्लोजिंग माइनस प्री हमारा हो गया है। वर्किंग 6 अगर आपने करनी है तो कर सकते हैं। ये क्लोजिंग आ रही है, ये पैट है, ये ओपनिंग आ रही निकल आएगी, ऐसे ही है ना? ये क्लोजिंग आ रही है, ये पैट है, ये ओपनिंग आ रही निकल आएगी। वर्किंग 6 आप कर सकते हैं, बट इस वक्त तो हमारे काम वैसे ही चल रहा है। अब आप मुझे बताएं 80 रुपए को कहां लेके जाऊं? ए प्रॉफिट में। ए प्रॉफिट में 80 रुपए को ले जाएं ए प्रॉफिट में। वर्किंग 5.1 में ए प्रॉफिट बोले जी कितना है? ए प्रॉफिट 80 का 30%। ए 80 को कुछ 3/12 4/12 तो नहीं करना, क्योंकि इस साल तो पूरा साल खरीदे रही ना। कितना आ गया? कैरी डाउन 24। ये कहां जाके फिगर शो होगी 24 की? पीबीटी से ऊपर, पीबीटी से ऊपर, पीबीटी से ऊपर जाके शो होगी। सीआरई में एज ऑन टाइप चीजें जाती हैं, और वो जो एज ऑन टाइप चीज है वो ये 75 है जो सीआरई में जाएगा। मेरे दिमाग की दही ना बनाओ। ये कैरी डाउन कहां जाएगा? P&L के मुंह पे, किधर? पीबीटी से ऊपर। P&L के एंगल से सिंगल चीजें सोचते हैं। जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो ये 75 कहां जाएगा? सीआरई में। तो एक फर्क आपको इस सवाल से यह पता चला कि बैलेंस शीट एज ऑन टाइप चीजों से खेलती है वर्किंग 7, और वर्किंग 5.1 फॉर द ईयर वाली चीजों से खेलती है। क्लियर? ओके, चलें जी। अब वो वक्त आ गया है कि जब हम वर्किंग 7 का एक फाइनल पैटर्न बना लें। वर्किंग 7 का एक फाइनल पैटर्न बना लें। जी मोहतरम, इधर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट। नेक्स्ट आगे क्या होगा? पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग। कैसे? क्लोजिंग माइनस प्री। एक चीज आने लगी है, डरना नहीं आपने, डरना नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, कोई और चीज आने लगी है। पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्लोजिंग माइनस प्री। क्या रिटेन्ड अर्निंग की तरह सरप्लस भी पड़ा हो सकता है, जनरल रिजर्व भी पड़ा हो सकता है, पोस्ट जनरल रिजर्व जो मर्जी चीज हो, तो ये भी इक्विटी टाइप चीज है। इनटू 30%। और एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग माइनस प्री हम पेपर में कोशिश किया करेंगे। अगर क्लोजिंग माइनस प्री का डाटा ना हुआ तो मैंने कहा था फॉर द ईयर भी पोस्ट का प्रॉफिट आप उठा सकते हैं। ये भी बात याद है आपको, कल ये की थी। अच्छा, इस साइड पे तो आपको चीजें याद होंगी, कौन सी वाली आनी है? ए टू पी वाली, पी टू ए वाली? ये जरा सोच के बता दें। ए टू पी वाली चीजें आनी है। ए टू पी वाली चीजें कैसे आनी है, जरा रिवाइज कर लें। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। तो खरीदा हुआ किसकी किताबों में पड़ा है? पी की। तो पी की किताबों में अगर खरीदा हुआ पड़ा है तो पी का स्टॉक तो नजर आ रहा होगा, तो फिर ये ए टू पी कैसे हो गया? चलें आप दोबारा सोचें, पी टू ए, इस तरह सोचें। किसने बेचा स्टॉक? किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। किसकी किताबों में पड़ा हुआ है? ए की किताबों में से माइनस कर नहीं सकते। चलें जी, तो अल्लाह का शुक्र है आखिरी दिन आपको यह भी पता चल गया कि यहाँ P2A आता है।
अच्छा जी, P2A कौन सा वाला? P2A स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स। वो हाँ, वो पी शेयर लगा के आप करेंगे, वो मुझे खतरा नहीं है आपके बारे में। और P2A गेन रिवर्स। यार अगर लॉस रिवर्स करना हुआ P2A फिक्स्ड एसेट का, इस उस साइडें नहीं होती अकाउंटिंग में जी। गेन रिवर्स, गेन रिवर्स किसका? फिक्स्ड एसेट का। और इंपेयरमेंट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें आती हैं जी। लेकिन एक चीज और आती है, डिविडेंड। डिविडेंड जितना भी डिविडेंड हो उसका 30%। लेकिन ये पता है कब आता है? बोले 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 बोले, ये कब आता है? अगर उधर, अब मैं भी इधर उधर बोलूंगा, अगर उधर क्या उठाया है? अगर उधर पैट उठाया है, अगर इधर पैट उठाया है यानी पोस्ट डायरेक्ट उठा लिया है, पैट उठाया है, तो फिर इधर डिविडेंड भी आएगा, वरना इधर डिविडेंड नहीं आएगा। ये जी वर्किंग 7 का कोई पैटर्न है। नहीं, पेपर के लिए भी यही है, पेपर के लिए तो अलग क्लास नहीं होनी। साथ वाला अकलमंद हैंड रिटन पेज में ये ढूंढ के वहीं से फिगर्स मैच कर रहा है बस, ठीक है, कोई मसला नहीं। हैंड रिटन पेजेस में दिया हुआ फॉर्मेट एज इट इज, ये उर्दू भी लिखी हुई है, हैंड रिटन पेजेस में ये उर्दू भी लिखी हुई है। देख लें कोई और चीज तो नहीं उधर, लेकिन जरा बना लेने से याद रह जाता है। एसोसिएट्स के वो नहीं है हमारे स्कोप, गिनी चुनी एडजस्टमेंट्स है। अच्छा, जिसने हैंड रिटन पेज में ढूंढ लिया ये, तो उधर कोई और एडिशनल चीज तो नहीं है? वो रिवैल्यूएशन सरप्लस यही वाला ना, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। कल IAS 37 शुरू हो रहा है भाईजान। ओह, कल IAS 37 शुरू हो रहा है। अब 5 सवाल आए हैं पास पेपर में एसोसिएट्स वाले, हमारी किताब में 5 सवाल अवेलेबल हैं। एक लेटेस्ट एंड वाला 6ठा सवाल है, तो ये 5 सवालों में से 2 सवाल मैंने आपको आज होमवर्क में देने हैं, फिर 1 सवाल कल, 1 सवाल अगले दिन, तो ये 4-5 सवाल ख़त्म करने हैं साथ साथ। कल से अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज हाँ, वो जो हमारा आधा पौना घंटा होता है उसमें हम पास पेपर के 2 सवाल आज करेंगे जो आपको होमवर्क में मैंने देने हैं, क्वेश्चन 1 और 3। ओके, अच्छा ये याद रखिएगा मैंने कहाँ फॉर्मेट बनाया है, ये बनाया है क्वेश्चन 10 के पास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। और कुछ सुनोगे? संडे को भी क्लास है इस दफ़ा, और कुछ सुनोगे? हम इस तरह कर लेंगे, इस बार सैटरडे को जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उसमें कोई और टॉपिक कर लेंगे, इधर उधर वाला IAS 38 टाइप या वो, ताकि जिसका दिल चाहे वो आ जाए। तो संडे को इंशाल्लाह फिर हम 3-4 घंटे की मीटिंग करेंगे इस दफ़ा, क्योंकि अब कुछ करना है ऐसे। मैं आपको बता दूं ना, देख लें आज क्या तारीख है, आज 29 है, तो हमारे 10 दिन IAS 1037 के लिए हमें चाहिए, अगर आराम से करना है, जल्दी जल्दी तो कोई नहीं है। हमें IFRS 15 के लिए 10 दिन चाहिए, 10 दिन हमें फाइनल अकाउंट के लिए चाहिए, और 5 दिन हमें IFRS 9 के लिए चाहिए। तो 31 दिन हमारे रह गए हैं पीछे, जब 32 दिन है, और 32 टोटल दिन, और 35 हमारे लेक्चर हैं, और 5 आप ईद के चक्कर में खा रहे हैं, तो 5 उधर से गायब हो गए, और रिमेनिंग डेज हैं 32, तो 32 में से 5 आप उधर से खा जाने। संडे तो अब पता नहीं, हम सैटरडे को जो 7 कर लेते हैं वो 7 शामिल हो जाएगा फिर, तो बस कुछ इसी तरह की जंग लड़ रहे हैं हम। तो IAS 1037 इंशाल्लाह ईद से पहले ख़त्म कर लेंगे। कैसे? 30 तारीख, 1, 2, 3, संडे को 2 लेक्चर इसके हो जाएंगे, 4, 5,
6 7 8 9 10। हाँ इंशाल्लाह ईद से पहले, ईद से 8 को क्लास तो होगी ना, अगर ईद 10 को हुई। यही है, अगर ईद 10 को हुई तो 8 को क्लास होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, ठीक है। और अगर 9 को हुई तो फिर वो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह कुछ होगा। ओके, बस मैंने मंजिल बता दी है, रास्ते इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे हम। हमने तो मंजिल पे पहुंचना है, तो ये कोई बूटी बना के नहीं मैं आपको खिला सकता। ओके जी, वर्किंग 7 की भाई जान ले ले तू, जान ले ले मेरे भाई, जान ले ले तू वर्किंग 7 की। अच्छा, इसमें परसेंटेजेस कहाँ कहाँ साथ साथ लगती हैं? इस फिगर पे परसेंटेज नहीं लगती, ये तो कॉस्ट हमारी ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इधर परसेंटेजेस लगती हैं। लेकिन इन दोनों पे परसेंटेज तो हम वर्किंग में ही लगा देते हैं, इस पे भी परसेंटेज नहीं लगती। जब प्रॉफिट पे परसेंटेज लगनी है तो डिविडेंड पे भी परसेंटेज लगनी है। जो डिविडेंड, वो जो सबज वाला सफ़ा है, वो सारा हमारा नहीं है, उसका 30% हमारा है। मैं घर से तैयारी करके आया हूँ, सब्र करें। ये क्वेश्चन 20 हो गया, क्वेश्चन 10 भी हो गया, ये अभी देखेंगे टाइम मिला तो। ये निकाल लें जी क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 3 मैं बताता हूँ। IS 28 का चैप्टर निकाल लें। IS 28 जी, पेज 164 क्वेश्चन 3। आज बड़ा लाइट सा एक सवाल है बस। 164 क्वेश्चन नंबर 3। The following balances are extracted from the records of P Limited, S Limited and A Limited for the year ended 30/9/2019. Gross profit, operating expenses, profit before tax, income tax और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है, यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ है पैट, यहां तक हमने पढ़ा हुआ है पैट। लेकिन इस साल पेरेंट ने अपना कोई एसेट रीवैल्यू किया जिस पे 10 रुपए का सरप्लस आ गया। एसोसिएट ने कहा तू बाप, तू तेज बनता है, मैं भी तेरा बाप, मैं भी अपने एसेट रीवैल्यू करूंगी। एसोसिएट ने भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट रीवैल्यू किया, तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट से 4 रुपए इधर आ गए, पेरेंट के 10 रुपए इधर आ गए, तो TCI बन गई 44 और इसकी TCI बन गई 9। सब्सिडरी ने कहा आपने अपने एसेट को रीवैल्यू, नहीं मेरा प्रोग्राम नहीं, ठीक है। PL एंड AL फॉलो द रीवैल्यूएशन मॉडल, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है ना। P&L and follow revaluation model, whereas SL follow the cost model. If SL had adopted revaluation model, अगर इसने कौन सा मॉडल पसंद किया होता? ये तो खुद मॉडल है पूरा SL। अच्छा, if SL ने रिवैल्यूएशन मॉडल पसंद किया होता तो फिर इसका सरप्लस कितना आता? 8। अब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज में, तो फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन तीनों को एक ही एंगल से सोचेंगे। सो लेट्स मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बेटर। ये मैंने मिटा दिया इधर से 22 और इधर 8 लिख दिया। वो जो ग्लासेस वाले भाई बैठते इधर नहीं है ना आज। जी बोले 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 कितना आ जाएगा? 8। ये TCI को वैसे कहीं नहीं लेके जाना होता, TCI को इग्नोर करें, इसको कहीं नहीं लेके जाना। ओके जी, ये इसका पेट है, ये इसका पेट है, ये इसका पेट है, ये इसका सारा है, ये इसका सारा है, ये इसका सारा है। हो गया जी, तो सबके पैट आ गए और सबकी सरप्लस आ गया, और ये लाइन अब हम काट सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखने के 4/12 3/12 जगह जगह करना है या नहीं करना। तो ये रेंट क्या है? 319। पेरेंट ने 1 जनवरी 17 को, काफी पुरानी बात है, 1 जनवरी 17 को सब्सिडरी खरीदी है। इसका मतलब है सब्सिडरी को 3/12 6/12 करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट ने 1 जुलाई 18 को
साल के पहले दिन एसोसिएट खरीदिए। इसको भी को 3/12 4/12 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्किंग 5 में आपको पता है हम कैसे सोचते हैं कि इसमें 40% हमारा नहीं है। वर्किंग 5 में ऐसे सोचते हैं, एनसीआई को देते हैं ना, इसमें 40% हमारा नहीं है। और वर्किंग 5.1 जो भी मैंने आपको कराई है उसमें हम और तरह सोचते हैं, उसमें हम कहते हैं 5 में 20% हमारा है। ऐसा ही है, ओके। चलें जी, अब इनको तो वर्किंग में लेके जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन चीजों की टेंशन नहीं, ये तो हमारी ही हैं। तो इसको वर्किंग 5 में ले जाएंगे, 22 को वर्किंग 5, इसको ले जाएंगे 5.1 में, इसको ले जाएंगे 5.2 वर्किंग में, और इसको ले जाएंगे 5.3 वर्किंग में। इसका नाम एस का पैट, ए का पैट, एस का ओसीआई और ए का ओसीआई। लेकिन प्लीज ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर है। और हमारे से मांगा भी दो चीजें मांगी हैं, कंसोलिडेटेड P&L मांगे एंड कंसोलिडेटेड ओसीआई मांगी है। तो वही जिसको हम, इस सारे का नाम होता है एसओसीआई। एसओसीआई के दो हिस्से हैं, P&L एंड ओसीआई। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये किसकी आइटम्स लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं? सब्सिडरी के। और किसके वर्किंग्स में सिर्फ अपना शेयर लेके आते हैं? तो कोई परेशान तो नहीं होंगे अगर मैं 10 में 8 जमा कर दूंगा उधर, जिस 50 में 35, 10 में 8, 6 में 5, तो 10 में 8 अगर मैं जमा कर दूंगा तो परेशान तो नहीं होंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन ऐसी चीजें ऐड करनी होती हैं। और इस 5 को और 4 को हम साइड पे ले जाएंगे और लेके जाके इसका सिर्फ कितने % हमारा होगा, तो कुछ इस किस्म का करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें। पी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, आज सही बनने लगी ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आज से पहले तो हम बनाते थे कंसोलिडेटेड P&L, आज बनने लगी है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 19। वर्किंग नंबर 5 जी, बता दें भाई वर्किंग 5 में कितना है? एस का प्रॉफिट 22। वर्किंग नंबर 5.1, छोटी छोटी चीजें गौर से देखते रहें, की हुई हैं चीजें जरा ज़हन से निकल ना जाए। ए प्रॉफिट 7% लगानी है भाईजान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसलिए वर्किंग 5.1 एक दफा और आपको रिवाइज करवाई थी, तो 7% लगानी है। ए का प्रॉफिट 5 का 20%, 1 हमारा है। चलें जी, अगली वर्किंग बता दें। अभी इन वर्किंग्स को मैं क्लोज नहीं करा अभी। वर्किंग 5.2 एस ओसीआई फॉर द ईयर, एस ओसीआई फॉर द ईयर। को पता चले पेपर में एज ऑन दी हो तो फॉर द ईयर मुझे चाहिए होती है सिर्फ, एस ओसीआई फॉर द ईयर जी, एस ओसीआई फॉर द ईयर। इसको पूरा लिख लें, जैसे 22 को पूरा लिखे 8। चलें जी, ए ओसीआई फॉर द ईयर। चलें जी, बता दें ए ओसीआई, उसके सरप्लस सारे हमारे होंगे या 20%? 20%। 4 इंटू 0.8। अच्छा, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स कहां कहां होती हैं? इधर भी होती हैं और इधर भी होती हैं। इधर एडजस्टमेंट्स तो कोई नहीं हुआ करेंगी। अच्छा, एडजस्टमेंट्स वैसे किसी को याद है वर्किंग 5 वाली? S2P का स्टॉक, S2P का फिक्स्ड एसेट, अगर इंपेयरमेंट लॉस NCI फेयर वैल्यू के ऊपर है, ठीक है,
इसी तरह की एडजस्टमेंट यहां आती हैं S2P वाले में। डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर आती है और डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन लॉस इधर आती है। ये वर्किंग 5 में एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्लियर? और इधर क्या एडजस्टमेंट होती हैं? A2P वाला प्रॉफिट स्टॉक का और A2P वाला फिक्स्ड एसेट का गेन। और यार इधर A2P होता है, यार इधर A2P होता है। दही ना बनाए दिमाग की, वो वर्किंग 7 थी, ये वर्किंग 5.1 है। या तो आप लॉजिक पे चलें या वो रटे मार लें सफों के, इट्स अप टू यू। मैं तो सादा सी बात करता हूं। अब दोबारा आपको जरा मुझे समझाना पड़ेगा कि वर्किंग 5.1 में चीजें कैसे चलती हैं। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। तो कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? ए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे नहीं करना घर जाके वर्किंग 7 P2A 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 वर्किंग 5.1 A2P A2P A2P। वैसे करेंगे आप शायद ताकि रट्टा लग जाए। ओके, तो वैसे ही जरा मैं पूछ रहा था, मैं तो गलती कर दी पूछ के। इधर A2P वाला स्टॉक की रिवर्सल आएगी और A2P वाली फिक्स एसेट की रिवर्सल आएगी और इंपेयरमेंट आएगी। इन तीनों को नेट करके कैरेड ऑन आ जाएगा। इधर हुआ करेंगी एडजस्टमेंट्स। अच्छा मोहतरम, एक मोहतरम ने हेड्स डाउन किए हैं। अच्छा मोहतरम, ये मैं CRE NCA नहीं निकाल रहा, इसलिए नहीं निकाल रहा कि एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग में एंड पे करूंगा। इसका भी मैं CRE NCA नहीं निकाल रहा क्योंकि ये वर्किंग में एट्रीब्यूटेबल वाली एंड पे कर लूंगा। तो इनके जो कैरेट डाउन्स हैं वो मुझे बता दें ताकि मैं फेस के ऊपर इनको ले जाऊं। 1 और 0 इनको इंशाल्लाह मैं फेस के ऊपर ले जाऊंगा। तो इनका CRE NCA के भी मुझे क्यों नहीं टेंशन, एट्रीब्यूट करने हैं ना, तो एट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो आई हैव कंप्लीटेड वर्किंग 5.1, आई हैव कंप्लीटेड वर्किंग 5.3। अब P&L के मुंह की तरफ आ जाए जी, शुरू करें जी। सेल सवाल में नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में नहीं है, तो जीपी पे गुजारा चला लें। 50 प्लस 35 दैट इज 85। डन। सबर सबर सबर, आपने खुद नोट करना है सारा, आपने खुद नोट करना है सारा। आगे बता दें। इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं जी? 10 प्लस 8 और टैक्स 6 प्लस 5। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी 10 प्लस 8 18। आगे क्या? पीबीटी आ रहे हैं तो सबर कर जाए, फिर पीबीटी की एक लाइन छोड़ दें। अच्छा जी, इसके बाद लेस टैक्स जी 6 प्लस 5 11। अब मोहतरम एक न्यू मार्कर पकड़ के पीबीटी के ऊपर किसी को याद हो एक लाइन आती थी, तसल्ली से देख रहे हैं सब कुछ। दोनों का लाइन बाय लाइन जीपी ऐड कर दिया, दोनों के लाइन बाय लाइन खर्चे ऐड कर दिए, दोनों के लाइन बाय लाइन टैक्स ऐड कर दिए। तीसरा बोला मुझे भी तो लिफ्ट कराओ, तीसरा बोला मुझे भी तो लिफ्ट कराओ। वो कौन बोला है? एसोसिएट। दोनों की चीजें ऐड होंगी तो तीसरे को भी कहीं डाले ना। अभी तो पैट पैट खेल रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद OCI आएगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए वर्किंग 5.1 में सूर्य जमाना कितना आ गया? 1। चलें यहां तक टोटल्स कर दें। 68। 57 का नाम क्या रखूं जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब OCI बनाने, अब OCI मैं आपको बना देता हूं, यहां तक आप नोट कर लें। लेकिन आज तो मेरा मशवरा है डबल अंडरलाइन ना लगाएं, क्योंकि पैट के नीचे और भी चीजें आनी हैं OCI वगैरह, तो डबल अंडरलाइन ना लगाएं। तो ये तो पुरानी चीजें हैं यहां तक सारी, वर्किंग्स भी कर लें एक दफा।
घर में बोल रहे हैं, दोनों की चीजें लाइन बाय लाइन आ गई, दोनों की चीजें लाइन बाय लाइन आ गई, दोनों की चीजें लाइन बाय लाइन। तीसरा बोला मुझे भी लिफ्ट कराओ, इसको लिफ्ट करा दें। अब ये फिक्रा आप जरा नीचे आके बोल सकते हैं, ये फिक्रा नीचे आके बोल सकते हैं, यानी कि चेयर के नीचे नहीं मैं कह रहा, ये फिक्रा जरा नीचे आके बोलें। दोनों के ओसीआई लाइन बाय लाइन ऐड करें, दोनों के ओसीआई। तीसरा बोला मुझे लिफ्ट कर, ट्राई करूं मैं ये आपको ट्राई करेंगे। ऐड ओसीआई, लाल पकड़ लें, तो ये बार बार जरा बोलें। बहुत पुरानी चीज होगी, आपकी नई चीज। अच्छा, तो ऐड ओसीआई, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, ये सरप्लस है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस। दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन। 10 को भी ले चलें, 8 को भी ले चलें, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन, दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन। तीसरा बोला क्या क्या फिक्रा क्या लिखूं? शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम ए, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम ए। वर्किंग नंबर 5.1 या 5.3? 5.3 कितना? ये 18 हो गया और ये 0. इसको अलग लाइन में क्यों डाला है यार? पी और एस को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, इसको हमेशा अलग रखते हैं। ये तो छोटी सी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको बस साइड पर डाल देते हैं। इधर भी इसको अलग रखा था, इधर भी इसको अलग रखा था। अब ये बार बार आपने फिक्रा बोलना है। दोनों के खर्चे, दोनों की सेल, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों का टैक्स लाइन बाय लाइन। तीसरा बोला तो मुझे भी वाला वर्किंग 5.1 होगी। आगे दोनों का ओसीआई लाइन बाय लाइन डाल दिया। तीसरा बोला मुझे भी लाओ, तो जब उसको लाने तो बोले 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 उसको लाने तो परसेंटेज लगा के उधर से ला रहे हैं, तो परसेंटेज लगा के ले आए। अब ओसीआई का टोटल 18.8। पेपर में आपने टीसीआई का टोटल करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा इस वजह से कि इन दोनों को जमा करके जो फिगर आनी है मैंने आगे कहीं यूज नहीं करनी। तो फिलहाल मैं यूज शायद करनी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल मैं इस टोटल को जरा कर नहीं रहा किसी वजह से। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपसे मैं एक बात पूछने लगा हूं, जो मैं तीसरी दफा पूछने लगा हूं आज। इस 57 में कोई मसला बताओ। इस 57 तो चुप, तो उसको बोलने दें। इस 57 में कोई मसला बताओ। हाय 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 हाय, एक बाल भी आशश कर उठेगा। तो इस 50 करेंगे, इस 57 में हमारा 50 - 10 - 6 भी पड़े, इस पे तो कोई एतराज वाली बात नहीं। इस 57 में एसोसिएट का 20% भी पड़े, वरना ये 56 होता, इस पे भी हमें कोई एतराज नहीं। इस 57 में सब्सिडरी के सारे पड़े हैं, 35 - 8 - 5 सारे पड़े हैं। तो इसलिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, दैट इज एट्रीब्यूटेबल। वर्किंग नहीं मादरत, वो तो पीएनएल का फेस ही बनता है। अगली बात बता दो, खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग टिल फर्दर ऑर्डर्स। 18.8 में मसला बताओ। 18.8 में इसमें सब्सिडरी का सारा सरप्लस पड़ा है, हमारा सारा कोई मसला नहीं, सब्सिडरी का सारा मसला अजीम, किसी का हमारा हिस्सा कोई मसला नहीं। तो सिर्फ मसला किस में है? 18.8 में पड़े हुए ये जो 8 है इसमें मसला है, और 35 - 8 - 5 22 में मसला है। इन्हीं दोनों में मसला है। अब क्या कर रहे हैं? बस एनसीए निकालें, वो सीआरए शीआरए लिखने की जरूरत नहीं, एनसीए को दे दें। 22 इंटू 40%, 8.8, और 8 इंटू 3.2। क्लियर? ओके, हैव अ कुर्सी। अच्छा भाई,
अब एट्री, यहां तक नोट कर लें, बहुत मजा आ रहा है आज, कुछ सादा सादा सी बातें हैं। दोनों को लाइन पर एन ऐड कर दिया और तीसरा बोला मेरा भी हिस्सा तुम दो। ये क्लियर, लाइन बाय लाइन किसके आइटम्स को ऐड करना होता है? पी और एस के, और फिर एंड पे वो एस में मसला हो जाता है तो उसको एट्रीब्यूट करके अलग कर देना होता है। अच्छा भैया आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज पैट 57, ग्रुप का पैट 57, व्हाट इज ग्रुप की ओसीआई? हमने इसमें क्यों सब्सिडरी की पैट डाला हुआ है? इसलिए कि हमारा उस पर कंट्रोल है। ये शुरू वाली क्लासों में बात हुई थी, हमने इसमें सब्सिडरी का इसलिए डाला हुआ है कि हमारे इस पर कंट्रोल है। तो 57 पैट है, 18.8 ओसीआई है। कोई बंदा टीसीआई बता दे कितने? 75.8। अब आप मुझे बता दें एट्रीब्यूटेबल की कितनी वर्किंग्स होनी चाहिए? किसको एट्रीब्यूट करा दूं? कितने लोग कह रहे हैं 57 को एट्रीब्यूट पहले कराते थे, आज भी कराएं? हाथ खड़ा करें। 57 को पहले एट्रीब्यूट कराते थे, आज भी कराएं, यानी पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई, ये तो कराते थे, मशहूर जमाना, पुरानी वर्किंग है। कितने लोग कह रहे हैं 18.8 को भी करवाएं पोर्शन, 18.8 को भी, कि इसमें कितना पेरेंट के कितना एनसीआई के? जल्दी हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं 75.8 को भी करवाएं? तो अब 3 तरह की एट्रीब्यूशन हो सकती हैं, पैट की भी, ओसीआई की भी, और पैट ओसीआई डाल के जो चीज बनी है उन तीसरी की भी एट्रीब्यूशन हो सकती है। तो देयर आर 3 ऑप्शंस ऑफ एट्रीब्यूशन। नंबर 1 पैट को बांटे, नंबर 2 ओसीआई को बांटे, और फिर पैट और ओसीआई दोनों सामने रख के हो सकते कोई यूजर के मुझे टीसीआई की एट्रीब्यूशन भी दिखाओ, तो टीसीआई को भी बांटे। तो किधर है वो एनुअल रिपोर्ट 2019? तो वही नहीं, जान छोड़ी, किधर है? ऊपर है ये यार, ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल। ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड पी एंड एल। ये एंड कहां पे हो रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी पैट पे एंड हो रहा है। ये टैक्स माइनस हो गया है ना, और फिर इसको हमने एट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, ये किसकी एट्रीब्यूशन हो गई? पैट की। ये क्या बना हुआ है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें हमने वो 278 दोबारा इधर बुला लिया, पता नहीं ये लोग लंबा काम क्यों कर रहे हैं। 278 और वो वाली फिगरें दोबारा इधर बुला ली हैं, और पैट में फिर क्या डाला है इन्होंने? ओसीआई। जैसे हमने पैट में क्या डाला था? ओसीआई। तो पैट में इन्होंने ओसीआई डाला है, ओसीआई डाल डूल के इसके भी कोई टोटल आए, तो ये इनका इन द एंड ओसीआई फॉर द ईयर कोई लॉस आ गया, इसको जमा किया तो क्या आ गया? टीसीआई। अब इन्होंने एट्रीब्यूशन किसकी की हुई है? तो मोहतरम टीसीआई की एट्रीब्यूशन की हुई है। इसका मतलब है अकाउंटेंट्स कहते हैं सिर्फ इन 2 की एट्रीब्यूशन करो। ओसीआई की एट्रीब्यूशन शायद इतनी इंपॉर्टेंट इनके लिए नहीं है, क्योंकि ओसीआई ने टीसीआई में डाल ही जाना है। तो टीसीआई की एट्रीब्यूशन, देयर वर 3 ऑप्शंस। जाहिर बात है जब स्टैंडर्ड बन रहा होगा तीनों राय आई होंगी कि पेरेंट एनसीआई, पेरेंट एनसीआई, पेरेंट एनसीआई, ये 3 ऑप्शंस आई होंगी। लेकिन ऑप्शंस कितनी सेलेक्ट हुई बीच में से? 2। सिर्फ इसको पेरेंट और एनसीआई को दे दें और इसको, क्लियर? तो पहले 57 को बांट दें जैसे पुराने तरीके से बांटते थे। जल्दी करें, 57 को बांट दें जैसे पुराने तरीके से बांटते थे। जल्दी करें। कौवा चला हंस की चाल, पुरानी अपनी ना भूल जाइएगा। पैट को बांट दें यार, खुदा के लिए ऐसा कोई फिरका ना पैदा हो क्लास में जो पैट भी नहीं आज बांटा जा रहा उससे। मैं चले खड़ा हो जाता है। पैट बांटे जी, पैट बांटे, बांट दिया। शो कैलकुलेशन भी करें रजिस्टर पे। पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई वर्किंग 5। चलें जी, किसको बांटना है? काले को या नीले को? इस वाले काले को 57। अच्छा जी,
क्या 57 में सिर्फ पैट्स पड़े हैं? तो फिर ये भी तो पैट ही है 22 का 8.8, ये मशहूर जमाना पुरानी फिगर 8.8 48.2, ये तो पुराने तरीके से आ गई। 90% स्टूडेंट्स टीसीआई की एट्रीब्यूशन भी खुद कर देते होते हैं। अच्छा, जब मैं ऐसी बात करता हूं तो आप ये तो समझते 10% में, ऐसे ना समझा करें, ऐसे प्लीज ना समझा करें। टीसीआई की एट्रीब्यूशन कर दें, चीजें बांटने में जुल्म ना कर दीजिएगा किसी के साथ। करो ट्राई, हो गई, वेल डन। टीसीआई की एट्रीब्यूशन, अच्छा जी, कितने उन्होंने कर लिया? अच्छा, अभी तक 20 वो सारे लॉजिक, ये देखिएगा, सब के पैट में से एनसीआई का पैट माइनस कर दो, इसी तरह तो कुछ टोटल पैट में से एनसीआई का पैट माइनस कर दो, वो तो इमरान खान का पेट है। ओके, इधर चलें। अब बांटना किसको है? तो पहले तो जिसको बांटना है उसको लिखा करें। ये सबका पैट और ओसीआई है, सबका पैट और ओसीआई है, सबके पैट और ओसीआई में से एनसीआई का पैट, ये ना कहिएगा पैट पहले माइनस कर चुके हैं, इन फिगर से तो आप दोबारा नहीं चल रहे, आप तो इस फिगर से चलने लगे, आप तो 75.8 से चलने लगे हैं। 75.8 में सबका पैट और ओसीआई पड़ा है, ये देख लें, पी का पैट भी पड़ा है इसमें, एस का भी पड़ा है, ओसीआई उसका एसोसिएट का हमारा हिस्सा भी पड़ा है, दोनों का सरप्लस पड़ा है इसमें, इसलिए इसका भी सरप्लस पड़ा हुआ है। तो इसमें सबका पैट और सबका ओसीआई पड़ा है। जब इसमें सबका पैट और सबका ओसीआई पड़ा है तो एनसीआई का पैट और एनसीआई का, सॉरी एनसीआई का, हाँ एनसीआई का पैट और एनसीआई का ओसीआई निकाल दें। वर्किंग नंबर 5.5 और वर्किंग नंबर 5.2, ये निकाल दें। कितना आ गया? 12, 63.8। जी, कितने लोगों ने यही किया था? 63.8, सॉरी वो जी, हाँ ये रेफरेंस देने की क्या जरूरत है? 8.8 और 3.2 जमा करो, 12 आ गया। 75.8 माइनस 12 इज इक्वल टू 63.8। जी बिल्कुल, ना आप पिक लें। ये आज P&L इधर क्यों नहीं खत्म हुआ, इधर जाके क्यों खत्म हुआ है? आज बांटने वाली चीजें ज्यादा थी। अच्छा, अब आप ना उर्दू में यहां लिख लें, इसको बांटना है और इसको बांटना है, 57 और 75.8। एडवांस्ड वर्जन देखें, एक साहब ने मोबाइल में आखिरी रो से खींचा है और दूसरे साहब उनके मोबाइल से मोबाइल में खींच रहे हैं अपने। व्हाट्सएप बंद हुआ है दूसरे भाई का, लगता है। अच्छा, तो सिर्फ किसकी एट्रीब्यूशन होनी है? पैट की और टीसीआई की। किसमें?
जी वो मैं ज़रा बताऊंगा आपको, इस पे थोड़ी अलग एक बहस है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं, कितनी वर्किंग्स ओपन हुआ करेंगी? 4 वर्किंग, 5.1 पुराने वाली, और वर्किंग 5.2 और 5.3। एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, डन। और अगर कभी ये लॉस आ जाए मिसाल के तौर पे 8 इधर हो और 0.8 इधर हो, तो सोचें क्या बनेगा? 8 इधर हो तो 3.2 माइनस, और अगर ये 0.8 की बजाय 0.8 इधर हो तो ये ए ओसीआई होगा या ए ओसीआई का लॉस होगा? ए ओसीआई का। तो 0.8 को जहां जमा किया है वहां माइनस। एक सवाल आएगा, थोड़ा बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है कि प्रॉफिट की रिवीजन नहीं होती। जहां चीजें प्रॉफिट के तौर पे आ रही हैं, 8 है तो ये 3.2 है, तो 3.2 यहां क्या हो रहा है? प्लस। और अगर 8 इधर होता और 3.2 इधर होता, अच्छा, तो इसका तरीका फिर ये कर लेते हैं कि बजाय कि हम इधर उधर के चक्रों में पड़ें, हम यहां लिख लिया करेंगे ये प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है, या सरप्लस है, या लॉस नहीं है, ताकि याद रहे कि इस साइड पे प्रॉफिट आएगा, और लॉस आ गया तो दूसरी साइड पे आएगा। फिलहाल इसको लिख लें, किसी दिन लॉस वाला सवाल करेंगे, फिलहाल इसको लिख लें बस। IAS 28 के चैप्टर से वापस आ जाएं कंसोलिडेशन के चैप्टर में, और एक एडजस्टमेंट है आई कैप ने 3 दफ़ा टेस्ट की है, वो हमने क्लास में नहीं की हुई। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। चलें जी पढ़ें। पॉइंट नंबर 5। यार ये एडजस्टमेंट्स बड़ी आसान आ रही हैं पेपर में। ये देखें, 10 मिलियन शेयर इशू कर दिए हैं पेरेंट ने अपने 24 रुपए के एतबार से। ये कैश पेमेंट कर दी है जिसमें प्रोफेशनल फीस वगैरह पड़ी हुई है। एक्विजिशन डेट के ऊपर कोई फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है दोनों की। जेएल एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं और शेयर प्राइसेस दी हुई हैं, और ये प्रॉफिट्स दिए हैं मैं दोनों के करंट ईयर के। ये वाली जिसमें मैंने करानी है, ये मशीन बेची है, और ये सेल ऑफ स्टॉक वाली एडजस्टमेंट है, और ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट है। तो ये अगर क्वेश्चन 12 आप रिवाइज कर लेंगे तो ये एडजस्टमेंट भी आसान है। तो ये पॉइंट 5 में कराने लगा मैं आपको। पॉइंट 5 पहले एक मसला देख लें पेरेंट की किताबों में और सब्सिडरी की किताबों में। ये ना लोन टू जेएल नहीं, इसको कहते हैं लोन रिसीवेबल। लोन रिसीवेबल जी मोहतरम, पेरेंट की किताबों में लोन टू जेएल, टू इधर पेबल्स में आ रहा है। लोन 120, अच्छा सॉरी एसेट्स में आ रहा है, मादरत, ये एसेट्स हैं, और ये बोलें क्या है? नहीं लाइबिलिटीज नहीं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो ये एसेट साइड पे आ रहा है। जो एसेट साइड पे आ रहा है डेट इज लोन रिसीवेबल और पेबल। लोन रिसीवेबल किसकी बुक्स में? अगर एस की बुक्स में लोन रिसीवेबल आ रहा है तो इसका मतलब है यूफोन अब इस काबिल हो गई है कि हम उससे लोन मांगने गए हैं। तो पेरेंट ने किससे लोन मांगा हुआ है? सब्सिडरी से। तो उसामा भाई नाम है आपका, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो अब आप मुझे बता दें किसकी किताबों में लोन पेबल नजर आना चाहिए? पेरेंट की किताबों में लोन पेबल नजर आना चाहिए। तो लोन फ्रॉम एसएल की जगह हमने क्या लिख लिया? लोन पेबल। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो इन दोनों फिगर्स को जरा हाईलाइट कर लें।
एक काम तो पेपर में आपने इजीली मार्क्स ले लेने हैं, इसकी किताबों में से 120 माइनस करने हैं, इसकी किताबों में से 96 माइनस करने हैं, यहां भी इजी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो इजी मार्क्स होंगे जो पेपर में गेन कर लेंगे आप, लेकिन स्टिल इस एडजस्टमेंट के पूरे मार्क्स लेने के लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसे ही क्यों लिखा होता है? लोन रिसीवेबल को लोन टू जेएल क्यों लिखा होता है? जरा सोचें। सब्सिडरी कह रही है ये किसकी बुक्स हैं? सब्सिडरी की बुक्स में लोन टू पेरेंट नजर आ रहा है, तो सोचें ये क्या होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल समझ आ गया? पेरेंट की बुक्स में लोन फ्रॉम सब्सिडरी नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा? पेबल। तो टू और फ्रॉम को भी समझें, कल कल को बैलेंस शीट में नजर ना आ रही हुई चीजें तो फिर टू और फ्रॉम पर मसला कर सकता है, हो सकता है बैलेंस शीट के अलावा ये फिगर्स दे दे आपको। चलें जी पढ़ें। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17। ठीक है, द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। A check of 30 million. वैसे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 24। A check of 30 million including interest. A check of 30 million including interest was dispatched by parent. भाई पेरेंट ने इसलिए चेक डिस्पैच करना है कि पेरेंट ने लोन वापस करना है ना। Was dispatched by parent on 31 दिसंबर 2017 but was received by subsidiary after। लेकिन सब्सिडरी को कब मिला? आफ्टर ईयर एंड। अच्छा रुक जाए, यहां लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है? 120। लोन रिसीवेबल कितना? 120। बीवी को कहो तुमने शोहर से 120 नहीं लेना, बीवी कहेगी अच्छा मैंने नहीं लेना, शोहर ऑटो पे लगा होगा, शोहर कहेगा अच्छा 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 मैंने कौन सा वापस करना था। लोन पेएबल कितना? अच्छा इसमें ना रिसीवेबल वाला पता है क्यों कह रहा होता है ज्यादा रिसीवेबल है? क्योंकि पेएबल वाला पे करके एंट्री कर चुका होता है और पेएबल कम कर चुका होता है। रिसीवेबल वाले को भी चेक रिसीव नहीं हुआ होता तो उसने रिसीवेबल कम नहीं किया होता। ऐसी बात ही होती थी क्लास में, हमेशा सुन लें। इस एडजस्टमेंट की ब्यूटी नोट कीजिएगा, हमेशा रिसीवेबल ज्यादा होंगे पेएबल कम होंगे, चाहे डेटर की एडजस्टमेंट हो, चाहे क्रेडिटर की एडजस्टमेंट हो, चाहे गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो, जो मर्जी एडजस्टमेंट हो, इसमें हमेशा याद रखिएगा रिसीवेबल ज्यादा होते हैं। बाय डिफॉल्ट इस एडजस्टमेंट के पीछे बैक एंड पे थीम ही ये है कि रिसीवेबल ज्यादा होते हैं। रिसीवेबल क्यों ज्यादा होते हैं? हमेशा इस वजह से रिसीवेबल ज्यादा होते हैं कि पेएबल वाला पे कर देता है, तो पेएबल वाला जब पे करता है तो पे करते ही चेक बनाते ही एंट्री कर दी। आपने कॉलेज में फीस भेज दी किसी क्रीम बाइक वाले के हाथ से, तो पेएबल वाले ने तो अपना पेएबल कम कर लिया, लेकिन कॉलेज वालों को तब नहीं पहुंचा तो कॉलेज वाले क्या करें? इट इज स्टिल रिसीवेबल। तो रिसीवेबल्स को खत्म करें और पेएबल्स को खत्म करें, ये इजी मार्क्स पेपर में लें। अगला सवाल क्या कह रहा है? कैश इन ट्रांजिट रास्ते में कितने? 30। अब हमारी एंट्री मैच नहीं कर रही, सवाल से पूछते हैं क्या मसला है? क्या मसला है? नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय सब्सिडरी इन इट्स फाइनेंशियल। सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट बुक नहीं किया। इट इज एन एरर। मैंने आपको कहा था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कभी भी सवाल आए तो अज्यूम करेंगे वो सही बनी हुई है, लेकिन वो बेचारा इंटरेस्ट को बुक करना ही भूल गया। कौन? सब्सिडरी। सब्सिडरी ने इनकम बुक करनी है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस? इनकम बुक करनी है, एक्सपेंस? सब्सिडरी ने इनकम बुक करनी है क्योंकि वो लोन दे रहा है, लोन दे रहा है। अब जरा इनकम बुक करना भूल गया, जरा मुझे इनकम बुक करवाएं, इनकम बुक करवाएं। इंटरेस्ट
इनकम जरा बुक करवाएं। लोन कितने? यार 96 ना लो लोन। सबर 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 96 लोन नहीं है। 96 जो चेक डिस्पैच हुआ है वो साल के आखिरी दिन हुआ है। जब साल के आखिरी दिन चेक डिस्पैच हुआ है तो इसका मतलब है आखिरी दिन सुबह सुबह आपकी नजर में पूरी फीस पेएबल थी और कॉलेज की नजर में पूरी फीस रिसीवेबल थी, जब तक कि आपने क्रीम बाइक वाले को नहीं बुलवाया था। तो ये मत कहिएगा कि गलती से पेपर में 96 के ऊपर इंटरेस्ट निकालें। पेपर में हमेशा हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल के आने। वजह सुन लें क्या है। भेजने वाले ने चेक भेजा कब? साल के डेट पढ़ें कब भेजा। तो भेजने वाले ने चेक कब भेजा? 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब है भेजने वाला भी साल के आखिरी दिन में 5-10 मिनट पहले भेजने से कह रहा होगा मैंने भी 120 ही वापस करना है। तो इसलिए लोन जो खड़ा रहा वो तो 120 ही है ना, इसलिए 120 पे इंटरेस्ट निकालेगा, 96 पे नहीं निकालना। एक हायर फिगर पे निकालिएगा बस। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हिंट है। इंटू लेकिन नहीं 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 6 महीने का 6 महीने का इंटू 6/6 ये एंट्री हमारी क्या हो गई? पूरी हो गई। लेकिन ये बैलेंस शीट के एंगल से जरा मुझे कराएं। ये तो मैंने P&L के एंगल से कर लिया। बैलेंस शीट के एंगल से बताएं इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिकॉर्ड करूं। बोलें 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 बोलें। SRE क्रेडिट। ये मैं उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती सही करने लगा हूं या मैं उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती सही करने लगा हूं या कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कोई एंट्री कराऊं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी गलती सही करने लगा हूं। चलें जी नोट कर लें। नहीं ये एंट्री पोस्ट होगी बस। अच्छा मोहतरम, मैं इस साइड पे जाना नहीं चाह रहा था। मैं अब 2 लोगों ने असल में सवाल पूछ लिया, इसलिए मुझे 10 मिनट ज़ाया करने पड़ेंगे। इस एंट्री को ज़्यादा डिटेल से मैं अब करवाने लगा हूँ क्योंकि 2 लोगों ने सवाल पूछ लिया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये चलेगी और टाइम भी बड़ा कम लगेगा, जिस तरह मैंने ये सारी आपको करवा दी है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में सोचना चाहते हैं ना तो फिर मैं आप पूरी एंट्रीज़ आपको करके दिखाऊंगा। फिर अब आपने तसल्ली से बैठना है। उसमें लोन की अलग एंट्रीज़ मैं करूँगा, इंटरेस्ट की अलग एंट्रीज़ करूँगा, इन ट्रांजिट की अलग एंट्रीज़ करूँगा। जो लोग दूसरे एतबार से सोच रहे हैं उनके लिए बात करने लगा। पहले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे मार्क्स लेने का तरीका सुन लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी कीजिएगा। उसकी किताबों में रिसीवेबल है, इसकी किताबों में पहले तो इस एडजस्टमेंट के मेरे ख्याल से 2 मार्क्स होंगे, 0.5, 0.5, 0.5। तो पहले तो आप पेबल को डेबिट कीजिएगा, रिसीवेबल को क्रेडिट कीजिएगा। ये करने के बाद सवाल में नज़र मारिएगा कितने का चेक भेजे। अ चेक ऑफ 30 वॉज डिस्पैच्ड बट वॉज रिसीव्ड बाय सब्सिडरी आफ्टर। तो ये चेक फील हो गया आपको रस्ते में है। ये अंग्रेजी पढ़ के फील हो रहे रस्ते में है। तो इन ट्रांजिट में कितना डाल दीजिएगा? 30। इसके बाद सब्सिडरी इंटरेस्ट बुक करना भूल गई है और अल्लाह का शुक्र है हमारी एंट्री भी क्रेडिट साइड पे टैली नहीं हो रही। तो सब्सिडरी इंटरेस्ट कौन सा वाला बुक करना है? खर्चे वाला, इनकम वाला? इनकम वाला। तो इनकम बुक करने की एंट्री इनकम क्रेडिट। अब अगर वो हमारे हाथ में नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L, तो फिर हम क्या कर देंगे इसको? SRE में। अगर आप चाहते हैं तो इस एंट्री की जगह पेपर में आप 3 एंट्रीज करें। इस एंट्री की जगह पेपर में 3 एंट्रीज करें। 1 बाय 1 लेके चलें। लोन रिसीवेबल को पहले क्रेडिट करें। कितना? 120। और लोन पेएबल को कितना? 96। इन दोनों का डिफरेंस 24 रुपए। कैश इन ट्रांजिट, ये मैं प्रिंसिपल से अभी खेला सिर्फ। कैश इन ट्रांजिट 24 रुपए। डन। अगली, no interest has been recorded by SL in financial statements। SL ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बताएं, SL ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया तो SL ने क्या ईयर एंड पे एक एरर कर दी है? बिल्कुल कर दी है। इस एरर की रेक्टिफिकेशन की असली एंट्री अब मैं आपको बताने लगा हूं।
अगर आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड ना करें, इसकी वाहिद वजह यह है कि आपको मिला नहीं है। अब अगर मिला नहीं है तो मिलेबल है। मिलेबल की एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम पेरेंट डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम। ये एंट्री करें आप इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना? 6 रुपए। अब आपने आपस का रिसीवेबल खड़ा कर लिया कैंसिल करने की बजाय। अब आपस का रिसीवेबल आपने खड़ा कर लिया कैंसिल करने की बजाय। ये तो एक लोन का प्रिंसिपल रिसीवेबल कैंसिल कर बैठे और इंटरेस्ट का रिसीवेबल खड़ा कर बैठे। अब इंटरेस्ट का रिसीवेबल जो आपने खड़ा कर लिया, इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। सोच के बताएं अब उसकी किताबों में पेबल कितना आ रहा है? ओ यार 6 कैसे आ रहे हैं? अ चेक वॉज डिस्पैच्ड। उसने तो भाईजान पेमेंट कर दी है। अ चेक वॉज डिस्पैच्ड, तो पेबल क्रेडिट किया होगा या बैंक क्रेडिट किया होगा? अ चेक वॉज डिस्पैच्ड। आपने करीम बाइक वाले को पैसे दिए। अब मैं पागल हूं कहूं कि आपकी किताबों में पेबल नजर आ रहा है, आपने तो पे कर दिया। अ चेक वॉज डिस्पैच्ड मींस कि पेबल रिकॉर्ड किए या बैंक क्रेडिट किया? पेबल क्रेडिट किया या बैंक क्रेडिट किया? तो भाईजान भेजने वाले ने तो बैंक क्रेडिट किया है। तो बता दें उसकी किताबों में चेक डिस्पैच होने की वजह से या आपने घर से फीस भेज दी उस वजह से आपकी किताबों में कितना पेबल आ रहा है? इंटरेस्ट पेबल पूछ रहा हूं, कितना आ रहा है? अब अगर इंटरेस्ट पेबल 0 आ रहा है तो इंटरेस्ट पेबल 0 उसको अब आप डेबिट कर दें ताकि पेबल खत्म हो। वो तो 0 है अब में इंटरेस्ट पेबल डेबिट। और आपस का जो रिसीवेबल खड़ा किया है उसे खत्म करें, इंटरेस्ट रिसीवेबल खत्म करें। कितना? 6 का बैलेंसिंग फिगर। बाकी किधर है फिर? इन ट्रांजिट। तो ये दोनों तरीके हैं एंट्रीज पोस्ट करने के। लेकिन अगर मैं इसको इससे काट दूं, देखें जरा, इसको इससे काट दूं जिस तरह मैं शॉर्टकट में चला हूं तो एंट्री तो वही बन गई। एंट्री तो यही बन गई ना। कैसे? लोन पेएबल 96, CIT 30, इंटरेस्ट इनकम 6, लोन रिसीवेबल। तो या ये एंट्री कर लीजिएगा पेपर में, लेकिन अगर आपने डिटेल में सोचना है तो फिर आप ये एंट्री कर लीजिएगा। और आपकी बात बिल्कुल सही, एस ने अपनी सेपरेट किताबों में एंट्री नहीं की तो उसकी एंट्री यही बनती, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह एंट्री करने में पेपर में। कर लें नोट। अब इस एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 10 मिनट है। उसके लिए मैं आपको 2 सवाल पास पेपर की ओर देने लगा हूं। ओके, क्या पसंद करेंगे? इधर वाली उधर वाली? इधर वाली कर ली पसंद। ठीक है, तू ही आते लेके गया सिमोन होते आ गए वापस। अच्छा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आप मुझे ये बता दें मोहतरम कि उधर वाली मेरा मशवरा है, ठीक है? अच्छा अब आप मुझे ये बता दें P&L के एंगल से इसको सोचें। P&L के एंगल से अच्छा यार, ये जो है ना इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस शीट के एंगल से नहीं सोचना होता। बस बैलेंस शीट में आपने बस ये कर देना है, आज बैलेंस शीट में एसआरई में जाके इंटरेस्ट बुक हो रहा होगा, लेकिन इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में कैंसिल ना कीजिएगा। बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करने होते हैं? सिर्फ रिसीवेबल्स और पेएबल्स। तो इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट में कैंसिल ना कीजिएगा। आपस की इनकम बुक हो रही है, कोई मसला नहीं। उधर एक्सपेंस एक बंदा डाल रहा है, दूसरा इनकम डाल रहा है, वो कैंसिल हो जाएंगी। आपस की एक्सपेंसेस इनकम बुक ना कीजिएगा। पास पेपर क्वेश्चन 4 की डिस्कशन मैंने आपसे की भी है। तो इनकम एक्सपेंस बुक, इनकम एक्सपेंस को बस रिकॉर्ड कर दीजिएगा, हो रहा है होने दे, कोई मसला नहीं। दिखने में आपको लगेगा आपस की इनकम बुक हो रही है, घर जाके ये माइंड में किसी ना किसी दिन आएगा, लेकिन फिर इसका जवाब ये सोच लीजिएगा इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के सवालों में इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस बैलेंस शीट के सवालों में कैंसिल नहीं करने होते। हाँ, अगर इनके कोई रिसीवेबल पेएबल हो वो बैलेंस शीट में कैंसिल करने होते हैं। यहां तक बात मेरी मुकम्मल हो गई। अच्छा अब इसकी पोस्टिंग जरा जाके देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इसकी पोस्टिंग किस पेज के ऊपर है? 11117। इसकी पोस्टिंग देख लें जी, 1 बाय 1 चलवाएं। 96 माइनस है लोन पेएबल में से, ये 96 माइनस हो गया। 30 कैश इन ट्रांजिट में डालना है,
ये नहीं, नई लाइन ना पेपर में डालिएगा, इसी करंट एसेट्स में डाल दीजिएगा 30। ये कैश इन ट्रांजिट ऐड हो गया। इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, परेशान नहीं होना कि इनकम मैं बुक कर रहा हूं, नो नो टेंशन। इसके रिसीवेबल पेबल के बारे में टेंशन लेनी है कि कैंसिल होना चाहिए। ये इंटरेस्ट इनकम बुक होगी एसआरई में आके। ये उस सवाल का जवाब है, नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बाय एस, तो इंटरेस्ट हमने एक्रू करा दिया। अच्छा आगे चलें। लोन रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल बोले कितने से? 120 से। कितना? 120। ये माइनस हो गया 120। डन। अगर आप मुझे पी एंड एल के एंगल से ये एडजस्टमेंट कर देते हैं तो आई विल रियली सल्यूट यू। पी एंड एल के एंगल से मैं एक काम करने लगा हूं। ये +6 करना है। इधर हमें समझ आ गया। ये 6 कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर सही हो रही है। अब मैं जरा सवाल की अंग्रेजी पढ़ता हूं। नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय एस। उसने तो इनकम बुक करनी थी ना। नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय एस, तो एस की इंटरेस्ट इनकम में ये 6 आ रहे। अच्छा उसने तो पे कर दिया था, तो पे करने वाली चीज अकाउंटेंट भूलता नहीं। मींस इंटरेस्ट इज बुक्ड इन एक्सपेंसेस बाय पी, ही हैज ऑलरेडी बुक्ड, द सब्सिडरी हैज नॉट बुक्ड। ये बुक कर दें, इन द एंड कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को काट दें। बट वन थिंग इज स्टिल लेफ्ट, ये एसआरई टाइप चीज है, तो एस प्रॉफिट में ये 6 जाएगा। एस प्रॉफिट में ये 6 जाएगा। नहीं, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट में नहीं होनी होती, वो इधर आके -6 बस एस प्रॉफिट में बोलें क्या जाने 6। साइड बता दें जरा। ना डेबिट साइड नहीं भाईजान, कैंसिल नहीं करना। इनकम क्रेडिट आपस का प्रॉफिट कोई नहीं, पीएनएल के मुंह पे आके कैंसिल हो जाएगा, टेंशन ना लें। द सब्सिडरी हैज नॉट बुक्ड द प्रॉफिट, करें तो सही ना, कर तो लें एक दफा, वो मैं कर रहा हूं बुक, इधर लाके कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो बता दें इसी को पोस्ट करना होता है ना, और ये तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एंट्री थी। चलें जी, अब वो पास पेपर के क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 5 कर दें। पास पेपर के क्वेश्चन 5 की एडजस्टमेंट 5 पी&एल के एंगल से भी करते हैं, बैलेंस शीट के एंगल से भी। पहले बैलेंस शीट के एंगल से करें। एक बात मैं बार बार कर रहा हूं, बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने हैं और पी&एल में इनकम एक्सपेंस। अगर आपको कभी फील हो बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस आपस के रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इस बात को ज़हन से निकाल देना है। 5 का 5वां, यू हैव 2 मिनट्स ओनली। बैलेंस शीट से चलें। द लोन वॉज ग्रांटेड बाय वायल टू बीएल ऑन जकम जुलाई 14, पिछले साल के पहले दिन।
जी मोहतरम, जिसकी किताबों में एसेट साइड पे पड़ा हुआ है वो इसको कहेगा रिसीवेबल, और जिसकी किताबों में लाइबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ है वो इसको कहेगा पेएबल। इन दोनों में कितना है? 4 का। ओके, 30 जून 16 की रात को पेरेंट कह रहे 16 मिलियन मुझे दे दो, सब्सिडरी कह रही है नहीं नहीं मैंने 12 देने हैं। क्या वजह बनी होगी? शायद 28-29 जून को सब्सिडरी ने भेजा होगा 4 भेजा होगा ना, जो पी को नहीं मिला होगा, शायद ये वजह होगी। इसलिए पी अभी तक आपने फीस भेज दी है, कॉलेज में नहीं पहुंची, सब्सिडरी ने उधार उतार दिए, इधर सब्सिडरी ने उधार लिया हुआ है, सब्सिडरी ने उधार उतार दिया, पेरेंट को अभी तक नहीं मिला। जरा देखते हैं सब्सिडरी ने चेक किस दिन बनाया है। द लोन वॉज ग्रांटेड बाय वाइल टू बीएल ऑन जकम जुलाई 14 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेएबल एनुअली। द प्रिंसिपल इज पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन ईच। शायद पिछले साल भी कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई हो, तो शायद पिछले साल भी कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई हो, हमें उससे टेंशन नहीं। हमारे साल कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है? 4 की। तो ऑन 30 जून सब्सिडरी एंड पे गेमें डालती है, ऑन 30 जून की रात सब्सिडरी ने को चेक बना के भेजा 5.92 का, जो पेरेंट को अगले साल जाके मिला 2 जुलाई को। पहले इसको छोड़ें, पहले जो डाटा अवेलेबल है उसकी बेस पे एंट्री कर लें जी। नहीं, पहले ना रिसीवेबल वाले तूने रिसीव नहीं करना 16। अब पेएबल वाला क्या कहेगा? ऑटो पे लगा हुआ कहेगा मैंने भी पे नहीं करना। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट क्वेश्चन के मुताबिक कितने? अ चेक ऑफ 5.92 वाज रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड मींस इट इज इन ट्रांजिट 5.92। अब ये एंट्री मैच नहीं कर रही, लेकिन इतनी सी एंट्री करने से भी अल्लाह का शुक्र है हमें 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे 2 में से। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय पी ने कौन सा वाला इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है? इनकम वाला, एक्सपेंस वाला? इनकम वाला। तो इसने इंटरेस्ट बुक नहीं किया हुआ, और इधर इंटरेस्ट साल का बुक होगा क्योंकि लोन पिछले साल का दिया हुआ है, तो पिछले साल का पूरा इंटरेस्ट पिछले साल, उसकी टेंशन नहीं। हमारे साल का इंटरेस्ट बता दें। लोन हायर वाले पे लगाना है आपने 16 इंटू 1.92। लेकिन ये किसकी इनकम है? ये इंटरेस्ट इनकम का लॉस काट के ये बैलेंस शीट के एंगल से होगी। मैंने कहा बैलेंस शीट के एंगल से ये ना सोचें इंटरेस्ट इनकम बुक हो गई है, इसे उल्टाने, बैलेंस शीट के एंगल से ऐसे ना सोचें। अब इसको किसके एंगल से करना है जी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जी। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक तो पेपर में आपको गिवन होगा P प्लस एस। अच्छा जी, अब आप फिलहाल ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह मुझे गलती सही करवा दें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती सही करवा दें, प्लस 1.92, और दूसरे ने तो खर्चे में डाला होगा ना, तो अब कंसोलिडेशन पर्पज से एक एंट्री करवा दें माइनस 1.92। लेकिन अब एस प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में किसने बुक नहीं किया हुआ? पेरेंट ने। तो एस प्रॉफिट को खोल के खाली छोड़ दें। सीआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में जाती हैं, एसआरई टाइप चीजें एस प्रॉफिट में जाती हैं, सीआरई टाइप नहीं जाती। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 1 की सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट कर दें, और जो लोग ये नोट करें वो नोट कर लें। अच्छा भाईजान इधर देखें, ये भाई ने सवाल पूछ लिया है, अब मैं थोड़ी सी डिटेल में जाने लगा हूं जहां मैं जाना नहीं चाह रहा था। इधर देखें, इधर देखें, देखें 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 भाई, जो भी है ये हमारा साल है। हमारा साल कब एंड हो रहा है? 30 जून 16, और शुरू कब हो रहा है? 1/7/15। हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तो हमारी किताबों में रिसीवेबल है, ठीक है। हमारी किताबों में रिसीवेबल कितने हैं? 20। ये रिसीवेबल पिछले साल हमारी किताबों में शायद 24 होगा। क्यों? क्योंकि वो सवाल कह रहे हैं ना हर साल पेमेंट हो रही है, तो पिछले साल हमारी किताबों में ये 24 होगा, इस साल हमारी किताबों में कितना है? 20। तो हमें इस तरह सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम लग जाएगा। बस हम 20 और 16 का डिफरेंस कितना निकाल लें? 4।
चले 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 यार, पहला सवाल करें, पास पेपर क्वेश्चन 1। पास पेपर क्वेश्चन 1 में सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। No error in separate financial statements. अच्छा जी भाईजान, लोन का कोई प्रिंसिपल पे नहीं होना, इसलिए चेक शुक का कोई चक्कर नहीं है, इधर इन ट्रांजिट का भी कोई चक्कर नहीं है। दिस लोन इज रीपेबल आफ्टर 5 years, तो कोई रीपेमेंट वगैरह नहीं है इधर। एक की किताबों में कितना रिसीवेबल है? 30। दूसरे की किताबों में सारे लोन है, कोई ये एक लोन नहीं है, तो सारे लोन है। कैसे पता चला? यहां ये नहीं लिखा हुआ ना, यहां दूसरे का नाम नहीं लिखा हुआ, तो लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, काफी सारी बोरोइंग्स है, उसमें से हमारी कितनी होगी? क्योंकि हमारी वापस तो हो नहीं रही, इसको इन ट्रांजिट बोंगी नहीं मानना, ये इन ट्रांजिट है, ठीक है। तो सवाल ने कहा है जब रीपेमेंट ही 5 साल बाद होनी है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते रीपेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब है 30 हमारा आपस का लोन है और 42 अदर्स हैं। तो 42 की टेंशन नहीं लेनी है आपने, टेंशन किसकी लेनी है? और ये एडजस्टमेंट क्लास में 2 दफा मैं करा चुका हूं, ये 30 और 72 वाली फिगर से मुझे याद है। आप 30 को उल्टा दें, पहले 30 को उल्टा दें। बैलेंस शीट के लिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, सवाल भी बैलेंस शीट के। लोन पहले रिसीवेबल को खत्म करें, लोन रिसीवेबल 30 और लोन पेएबल 30। कोई चेक वगैरह इसलिए इशू नहीं हुआ कि रीपेमेंट 5 साल बाद होनी है। इंटरेस्ट वगैरह बुक करने में किसी ने एरर की होती तो सवाल बताता, इंटरेस्ट वगैरह बुक करने में भी कोई एरर नहीं हुई, तो ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए बैलेंस शीट के एतबार से एंट्री सही है। अब P&L के एंगल से इसका इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो नहीं सेमी एनुअल है, लेकिन P&L में गया तो पूरे साल का होगा ना, क्योंकि साल के एंड पे पे हो रहा है। तो कोई रिसीवेबल पेएबल है आपस का जो कैंसिल करना है? क्यों नहीं रिसीवेबल पे, अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल क्यों नहीं है सवाल में? क्योंकि 30 जून और 31 दिसंबर को पे हो रहा है ना। तो क्या रिसीवेबल पेएबल इंटरेस्ट वाला कैंसिल करने की जरूरत है, या इंटरेस्ट वाला रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं? क्योंकि पे कब हो रहा है? 30 जून को बस। तो अगर लिखा होता ना कोई 30 जून की बजाय 1 जुलाई या 1 जनवरी, वो फिर और बात होती। तो रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल नहीं करना। ओके हाँ, इस एडजस्टमेंट को ना पेपर में इग्नोर करना था, इंटरेस्ट निकाल के कुछ करना नहीं था, इस एडजस्टमेंट को पेपर में इग्नोर करना था, पूरे पॉइंट 4 को इग्नोर करना था। बस ये पता चलना था कि 5 साल बाद लोन वापस होने, इसलिए प्रिंसिपल्स कैंसिल कर दें। P&L में ना आप क्या करेंगे, आप 30 पे निकालेंगे 12%, कितना? 3.6, और ये रेड मार्कर से माइनस कर देंगे दोनों जगह 3.6। ये P&L के एंगल से होगा। अब आखिरी दफ़ा मैं ये बात करने लगा हूँ, आपको अजीब सी तो लगेगी, लेकिन इसको एब्जॉर्ब कर लेना आपने इसी तरह, क्योंकि इसमें किताबों में ना थोड़ा इख्तलाफ है। जिस तरफ आपका जहन लॉजिक पे जा रहा है, कुछ किताबों वाले उस तरह करते थे, ICAP ने भी 1-2 दफ़ा उस तरह किया, लेकिन बाद में ICAP ने उससे तौबा कर ली थी। वो बात क्या है वो सुन लें। बैलेंस शीट बनाते हुए आपस की इनकम एक्सपेंस कैंसल नहीं करनी, बैलेंस शीट बनाते हुए आपस की इनकम एक्सपेंस कैंसल नहीं करने, दिखने में लग रहा होनी चाहिए, नहीं करनी। इस सॉल्यूशन में ICAP ने वैसे कर दी थी, लेकिन कुछ फॉरेन ऑथर्स को इससे इख्तलाफ है। उसके बाद ICAP ने जब ये सॉल्यूशन री अपलोड कर दिया था दोबारा, तो आपस की इनकम एक्सपेंस भी कभी कभी कैंसिल करता था ICAP, लेकिन अब नहीं करनी। दोनों तरह के आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना।
अगली बात और ज्यादा मजे की है, लेकिन अगर इनकम और एक्सपेंस किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ वो कर दीजिएगा रिकॉर्ड। ऐसा ही है, अभी करके आए ना 2 जगहों पे रिकॉर्ड, तो अजीब सी बात है बट इसको ऐसे ऐसे ही समझो। बैलेंस बनाते हुए आपस की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैंसल नहीं करना बैलेंस शीट बनाते हुए, लेकिन अगर किसी ने इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया वो रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ताकि एक की किताबों में इनकम पड़ी हुई है दूसरी किताबों में एक्सपेंस आ जाए तो आपस में वो शायद खुद ही कैंसिल हो जाए। अच्छा, सिमिलरली बैलेंस शीट बनाते हुए मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना, लेकिन अगर किसी ने मैनेजमेंट फीस इनकम या एक्सपेंस बुक नहीं की हुई वो बुक कर लीजिएगा। बुक करते हुए ये ना सोचिएगा आपस की इनकम एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, ये सोचेंगे तो जाहिर बात है देन लॉजिक की साइड पे फिर और कहीं निकल जाएगा। और पीएनएल बनाते हुए जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैंसिल करना है, लेकिन अगर किसी एक ने इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ उसको रिकॉर्ड करें, फिर कैंसिल तो दोनों के बुक्स में होगा। ठीक है जी, अब ये बात आखिरी दफा सुन लें। बैलेंस शीट बनाते हुए आपस का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस और आपस की मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस कैंसिल, लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं की इनकम एक्सपेंस वो सीआरई एसआरई में जाकर रिकॉर्ड कर दीजिएगा, पीएनएल हुआ तो एस प्रॉफिट में जाकर रिकॉर्ड कर दीजिएगा। और पीएनएल बनाते हुए आपने सिर्फ आपस की इनकम और एक्सपेंस कैंसिल करना है, लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो रिकॉर्ड जरूर कर दीजिएगा, लेकिन बाद में कैंसिल भी करना है। और बैलेंस शीट में क्या कैंसिल करना है आप ये बता दें। लोन रिसीवेबल पेएबल का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल और मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल और पेएबल। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं लेक्चर के पार्ट बी में मैंने क्या कराना है। इधर बैठ के लेना चाहते हैं आप इधर बैठ के ले लें, घर जाके लेना चाहते हैं घर जाके ले लें, बेहतर है जो लोग इधर बैठ सकते हैं बैठ जाएं। ये ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन रखना भाई, इसको भी बंद ना करना। मैं आपको ये लेक्चर पार्ट बी के बाद 2 सवाल आज होमवर्क में दूंगा। ये एक तो पेज 173 पे होगा, पेज 174 पे होगा हमारा क्वेश्चन 4। ये पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, इनमें से मैंने कुछ इग्नोर भी करानी है, और ये आपस के रिसीवेबल पेएबल और वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इस सवाल को मैं बताऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भी करना ज़रूरी होगा इस वजह से कि क्वेश्चन नंबर 1 में इन द एंड उसने 2 चीज़ें मांगी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड ओसीआई। तो वो जो हमने नई चीज़ सीखी आज वो भी इस सवाल के अंदर होगी, क्योंकि इस सवाल में सरप्लस भी दिए हुए हैं पेरेंट और सब्सिडरी का, पेरेंट और एसोसिएट का, सब्सिडरी का सरप्लस उसने उसी तरह नीचे जाके दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, कार्ड दे के आ जाओ, 2 मिनट में मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये सवाल डिस्कशन अटेंड किए बगैर होमवर्क ना कीजिएगा वरना मसले आएंगे।